नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो शादी डाइवोर्स इसका पार्ट 2 लेकर के मैं आ चुका हूँ। मुझे लड़की का फ़ोटो दिखाया गया, मुझे लगा फ़ोटो साफ खिंचा हुआ नहीं होगा, इसलिए मुझे शक्ल अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन मैंने इसको देखा है, स्कूल से आते-जाते देखा है, शॉप पर बैठे हुए देखा है, तो ये लड़की तो अच्छी है। दरअसल वो थी उसकी छोटी बहन। वो उसकी छोटी बहन थी और मैं समझ रहा था कि वही है जिससे मेरी शादी होने वाली है। ठीक है, अब मैंने कहा कोई नहीं, शादी कर दो मेरी। और मुझसे सबने मना करा, लेकिन मेरी ज़रूरत, काम वासना की ज़रूरत, कुछ दैनिक जीवन में समस्या खड़ी हो रही है ना। खुद के कपड़े खुद धोना, खुद के काम खुद करना, खाने देने वाला नहीं, रात को मीटिंग से आऊँ तो कोई पूछने वाला नहीं, और माँ जो सर्दी गर्मी काम कर रही थी, मैंने ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेहंदी की रस्म हुई। मेहंदी की रस्म में लड़की के घर से उसकी छोटी बहन मेहंदी लेकर के आई मेरे हाथ पर लगाने के लिए। ठीक है, तो वो जिसको मैं समझ रहा था कि इससे मेरी शादी हो रही है, वही लड़की मेहंदी लेकर के आई मेरे हाथ पे मेहंदी लगाने। और मैं थोड़ा-सा शॉक भी हो गया कि यार, आज शादी का दिन है, आज कुछ घंटों बाद हमारी शादी हो जाएगी, और मैंने कभी दुल्हन को शादी वाले दिन दूल्हा के घर ऐसे ही सिर्फ दुपट्टे में आकर दूल्हा के हाथ पे मेहंदी लगाते हुए तो कभी नहीं देखा। ये चक्कर क्या है? तो वहाँ मेरे दिमाग दौड़ा और मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि यार, जो मैंने फ़ोटो देखा है, उस फ़ोटो को मैं उसकी छोटी बहन समझ रहा था, शायद फ़ोटो बिगड़ गया है। लेकिन भाई, वो छोटी बहन का फ़ोटो नहीं है, वो सच में बड़ी बहन है कोई, जिसको मैंने आज तक नहीं देखा। और जिसको मैंने देखा था, मैं समझ रहा था जिससे मेरी शादी हो रही है, वही मेहंदी लगाने आ रही है, तो मैं शॉक हो गया। मैंने कहा यार, ये कैसे हो सकता है कि दुल्हन ही दूल्हे के शादी वाले दिन मेहंदी लगाने आ रही है। वहाँ मैं थोड़ा शॉक हुआ और मैंने सोचा यार, हो सकता है परंपरा बदल गई हो, यही दुल्हन ही मेहंदी लगाने आई हो। देखते, अब शाम को जब मेरा निकाह पढ़ाया गया, देखा तो वो लड़की दूसरी थी। वो लड़की दूसरी थी जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी और जिसे मैंने कभी माना ही नहीं था। मैं तो उसकी छोटी बहन को समझ रहा था। और मैंने शादी से पहले चाहा कि अपने घरवालों को बता दूँ, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे बाप ने लाखों रुपए लगाया है, मेरे घरवाले सब खुश हैं। लड़की की सारी तैयारी, बारात, शादी, रिश्तेदार, मेरी तरफ से, लड़के की तरफ से सारे बारात, शादी, रिश्तेदार, ढेरों रुपया खर्च हो चुका है। और अब अगर मैं ये कहता हूँ कि ऐसे-ऐसे अम्मी, मैं जिस लड़की को समझ रहा था, वो ये नहीं है, मेरी शादी किसी और से हो रही है और जिसे मैंने देखा था, वो उसकी छोटी बहन है। मुझे ये पसंद नहीं है। तो मैं ये बात कुछ इसलिए अम्मी से, परिवार से नहीं कह सका और मेरी शादी हो गई। मैं अपनी शादी वाले दिन खुश नहीं था। लोग अपनी शादी वाले दिन खुश होने चाहिए, लेकिन मैं नाखुश था। नाखुश भी ऐसा कि बहुत परेशान कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मेरे शादी को लेके जो बचपन से सपने थे, वो सब चकनाचूर हो गए और मेरी शादी इससे हो गई जो मुझे पसंद भी नहीं है। मैं क्या करूँगा? मैं कैसे, जो मैंने सपने देखे थे कि मैं इसके साथ पीवीआर रिवोली घूमूँगा, और जो मैंने सपने देखे थे कि मैं इसके साथ गाँव जाऊँगा, है ना, अपने दोस्तों से मिलवाऊँगा, बिरादरी में जाऊँगा, दरगाह पे जाऊँगा और खाना खाने जाऊँगा, तो मैं यार ये सब कैसे करूँगा? और ये तो मुझे पसंद नहीं है। सबसे मेन चीज़ कि मैं इसके साथ सुहागरात कैसे मनाऊँगा? कि मैं इसके साथ सुहागरात कैसे मनाऊँगा और सेक्सुअली सैटिस्फैक्शन मैं कहाँ से पाऊँगा अगर मेरी शादी ही सेक्सुअली सैटिस्फैक्शन वाली लड़की से हो गई है। तो अब मैं रात को कमरे में गया सुहागरात वाले दिन, मैं बड़ा परेशान, ठीक है? और मैं बैठ गया, मुझे वो पसंद नहीं है, ना मेरे को उसको देख के फीलिंग आ रही है, ना मुझे उसको टच करके फीलिंग आ रही है, ना मेरा उसको टच करने का मन कर रहा, ठीक है? और वो हँस रही है तो हँसे जा रही है और मुँह से बदबू आ रही है, पसीने की बदबू आ रही है, टोटल मार के वो मुझे पसंद नहीं। लेकिन शादी की रात ये नहीं पता था कि वो असभ्य भी है, यानी कि वो कोई काम नहीं जानती। काम जैसे कि खाना बनाना नहीं जानती, जैसे कि चाय बनाना नहीं जानती, जैसे कि ढंग से कपड़े धोना नहीं जानती, जैसे कि घर की सफाई नहीं जानती, जैसे कि बात करना नहीं जानती, जैसे कि मेहमान आए तो उनको दुआ सलाम, बात करना या कपड़े पहनने का ढंग या मिलने-जुलने का ढंग, खाने-पीने का ढंग, आने-जाने का तौर-तरीका, ये सब भी उसको नहीं आता था। वो थोड़ा-सा दिमागी तौर पर अपने घर में वो एक ऐसी लड़की थी कि जिसको वो किसी न किसी पर उसके घरवाले थोपना चाहते थे। वो एक रिस्क लेना चाहते थे कि अगर इसकी शादी, वैसे तो कोई कर नहीं रहा होगा उसके उसके साथ शादी, तो एक मैं था, मेरी समाज में शादी नहीं हो रही थी, उसके बाप को पता चला, उसको भी ये
उसने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि इनकी लड़के की शादी होने रही है, ये मेरी लड़की को कैच कर लेंगे, और लड़का भी कैच कर लेगा। वही हुआ, जैसा उसने सोचा था वही हुआ, शादी हुई, कैच करा। उसने भी जुआ खेला होगा कि रख ली तो रख ली, और तलाक मारी तो तलाक ले लेंगे, पहले भी घर में ही है, बाद में भी घर में रख लेंगे, और तलाक होगी तो ढेर सारा पैसा भी लड़के से ऐंठेंगे, हमारा क्या जा रहा है, हम तो वैसे भी बद हैं, बदनाम है। तो उसकी माँ थोड़ी बच्चलन भी थी, सारी बहनें बच्चलन थी, ठीक है, मतलब बदतमीज भी थी और यारबाज भी थी उसकी माँ, कहना नहीं चाहिए मगर कह रहा हूँ ईमानदारी से। तो अब मैं उसके साथ स्वागरात मनाने को लेकर परेशान कि मैं कैसे मनाऊँ, मेरा स्ट्रेट नहीं हो रहा, स्ट्रेट नहीं हो रहा, और मैं बड़ा परेशान। मैं सोचने लगा कि मैं किसी और लड़की के बारे में सोचने लगा, जैसे कि हीरोइन के बारे में सोचने लगा, शायद हीरोइन के बारे में सोचने से मेरा थोड़ा स्ट्रेट हो जाए, और स्ट्रेट होने के बाद कम से कम मैं इसके साथ स्वागरात तो मना पाऊँ, ताकि ये तो ना हो कि मैंने स्वागरात ही नहीं मनाई। कल जब लोग मेरे से पूछेंगे हाँ भाई बिल्ली मारी नहीं मारी, तो मेरे को अफसोस नहीं होगा, मैं कहूँगा हाँ मारी यार। तो मतलब बहुत देर हो गई, मेरे को कुछ स्पर्श नहीं मिल रहा उससे, फीलिंग ही नहीं, तो कहाँ से स्पर्श मिलेगा। अब सुबह 4 बजे के बाद कुदरती एक मौसम ऐसा आता है फजर के टाइम पे कि ऑटोमेटिक थोड़ा सा करंट आता है। तो मैंने थोड़ा सा करंट आया, और उस थोड़े से ही करंट में मैंने अपनी स्वागरात मनाई। मतलब इतनी नापसंद थी वो मेरे को। और कुछ दिन बाद धीरे धीरे ये सामने आया कि वो तो खाना भी नहीं बनाना जानती है, वो तो असभ्य भी है, वो तो बात तौर तरीका कुछ नहीं, सारे घर पर ये साबित हो गया, और वो थोड़ी बदचलन भी है, और घर की चीज़ें अपनी बहनों को फ़ोन कर करके घर की चीज़ें दे रही है। मेरी शादी की घड़ी दे दी, और शादी का सोने का बुंदा वो दे दिया अपनी बहन को, और घर पे झूठ बोल रही है कि वो तो गिर गया, कहीं खो गया, और ये चीज़ बाद में पता चली कि उसने अपनी बहन को दे दिया, और ये झूठ बोल रही थी। तो इस तरह की भी उसमें एक्टिविटियाँ थी, चोरी, झूठ बोलना, और मेरी बातें, ससुराल की बातें अपने घर पे बताना। मेरे एलर्जी थी, स्किन एलर्जी थी, तो मैं एक सेटरजीन की गोली रोज़ खाया करता था, जो 25 पैसे, ₹1 की एक आती है, जो पहले 25 पैसे की आया करती थी, सेटरजीन लंबी वाली। और उस दौरान मैं हफ्ते में 3 दिन सेंटर भी जाया करता था क्लासेस लेने के लिए। तो बैग हुआ करता था, बैग में मेरा कच्चा बनियान हुआ करता था, और कोलगेट ब्रुश वो उसमें मैं रख लेता था जिस दिन जाता था, और गोली उस बैग की चैन में रखी रहती थी, उसमें से रोज़ निकाल के मैं एक गोली खाता था। तो वो ये गोली वाली बात उसने अपने घर बता दी कि अम्मी वो तो रोज़ बैग में से निकाल के और गोली खाता है। तो अब मैं ठहरा नशेबाज, ठीक है? तो वो मेरे को नशे की गोली समझने लगी उसकी फैमिली, कि रोज़ नींद की गोली खाता है, नशे की गोली खाता है, ठीक है? तो मेरे को एक बार वहाँ बुलाया, मैं जा नहीं रहा था, वहाँ मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया, उसकी खाला थी, उसकी खाला देख के मेरे को कहने लगी, मैं मतलब अर्ली रिकवरी में रिकवर नहीं हुआ था, मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैं सो नहीं पाता था ठीक से, खा नहीं पाता था, परेशान रहता था। तो मेरी हालत जो है ना, मेरी सेहत नहीं बनी थी, अगर सेहत बन जाती तो कोई मुझे कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरी सेहत नहीं बनी थी, इसलिए मुझे सारा समाज आज भी यूजिंग में समझता था। मैं अपनी नज़रों में क्लीन था, घरवालों की नज़रों में क्लीन था, परवरदिगार की नज़रों में क्लीन था, लेकिन समाज की नज़रों में क्लीन होने के लिए सेहतमंद होना ज़रूरी होता है, और अपने व्यवहार में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है, जो वो मेरा समय के साथ आने वाला था, और वो मेरा समय अभी आया नहीं था। वहाँ बुला करके मुझे ये कहा गया कि हमें ऐसा लग रहा है कि तुम आज भी नशा करते हो, तुम्हारी आँखें लाल हो रही हैं। तो वहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगा, और बहुत मैं वहाँ से चला आया। मेरा मन भी करा कि मैं इसको जवाब दूँ या हाथ उठाऊँ इसकी खाला पे। तो वहाँ पर मैं प्रोग्राम को अप्लाई करते हुए वापस आ गया। वापस आकर मैंने ये बात अपने घर बता दी कि ऐसे-ऐसे मुझे ऐसा बोला गया है वहाँ पर बुला करके। पहली बात तो मैं जाता ही नहीं था। मैं समाज में, बिरादरी में इसलिए नहीं जाता दोस्तों कि लोग लालछन लगाते थे। लोग पूछते हैं कि पहले की बात है ये, अब तो अल्लाह ने मतलब इतना शरीर दे दिया है कि अब लोग नहीं कहते, और इतना बदलाव ला दिया है उसने। लेकिन शुरू-शुरू के दौर में, अर्ली रिकवरी में लोग कहते थे, "भई तू पी रहा है, छोड़ दिया है।" अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने छोड़ दिया, लगता तो नहीं यार, पीता तो, मतलब समाज शक कर रहा है, लोग दोस्त शक कर रहे हैं, लोग आके ताना दे रहे हैं, छोड़ दी तूने, हमें तो नहीं लगता छोड़ दी, बेटे हम तो मरे हुए मुर्दे की सूंघ के बता दें किस गम में मरा है, हमसे झूठ बोल रहा है। मतलब मुझे उन पे ताज्जुब आती थी कि तुम कहाँ के अनुभवी हो, जो तुम दावे के साथ मूंछों को ताव दे करके ये बोल रहे हैं, तूने छोड़ दी, मरे हुए मुर्दे की सूंघ के बता दें, यानी कि दूसरे शब्दों में उड़ते हुए पंछी के पर गिन के बता देंगे इसके कितने पर हैं, हमसे हमें चूतिया बना रहा है कि तूने छोड़ दी। तो मैं सोचता था यार ये कैसे अनुभवी है, कैसे एक्सपीरियंस करता है जो ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं छोड़ी है। मैं छोड़ यार उनके ऊपर मत जा। मेरा सगा चाचा का लड़का मेरे को बोलने लगा कि तू अब भी पीता है ना, और तुझे वहाँ देखा है मैंने। मैंने कि तूने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, कोई बता रहा था। तो मैंने किसी के बताने पे क्यों जा रहा, तूने देखा है मेरे को फलां के साथ नशा करते हुए कि नहीं, फलां ने देखा है।
मैंने फला ने देखा है, ढमके ने देखा, तूने देखा है? अबे मैं नशा क्यों करूंगा? मुझे अपने चाचा के लड़के पे इतना गुस्सा आ रहा कि वो दावे के साथ, खुद नहीं देखा उसने, किसी ने उससे कहा, तो किसी ने उससे कहा, उसने सच मान लिया और वो सच मान के मुझसे पूछ रहा है और मुझे वो ये बात मार रहा है। ये तो चाहता मैं इसको बहुत मारूं, लेकिन वो ये मेरे को अपने अजीजों की, सीनियरों की ये बातें याद आती थी कि भाई अपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है और जहां प्रॉब्लम हो वहां से अपनी दुकान हटा लेनी है और जो जैसा सोच रहा है उसको सोचने देना है। ठीक है, जो जैसा सोच रहा है उसको वैसे सोचने देना है और आपने आगे बढ़ना है। अगर उसको सेटिस्फाई करोगे, उसको जवाब दोगे या उसको सफाई दोगे तो आप परेशान हो जाओगे और वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसे जवाब नहीं मिलेगा। तो किस किस को जवाब दोगे और किस किस को साबित करोगे कि आपने नशा नहीं करा है? नशा नहीं करा है तो अपने रब के लिए अपनी ईमानदारी से आपने नशा नहीं करा है, तो उसको छोड़ दो। अगर उसकी बातों पे जाते हो कहने वालों की, तो आपकी आत्म शांति भंग हो जाएगी और आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। किस किस को सबूत दोगे? किस किस के कहने पे अपना ब्लड का टेस्ट कराते फिरोगे कि आपने नशा नहीं करा है? तो कार्यक्रम हमारा कहता है कि लोगों के ऊपर छोड़ दे, बस नेकी कर और आगे बढ़। तू नशा नहीं कर रहा है ना, तू आज के दिन ईमानदार है तो आगे बढ़। तो मुझे प्रोग्राम थोड़ा बहुत मैंने अप्लाई किया और मैं अपनी दुकान हटा लिया करता था हर जगह से। और धीरे धीरे मैंने ये सोचा, मैंने कि यार अगर ये लड़की मेरे साथ रही तो मेरी दूसरी शादी होने की तो उम्मीद ही नहीं है। मेरे वो सपने सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन के, उसका क्या होगा? अच्छी लड़की के साथ शादी, जिसको मैं समाज में ले जा सकूं, घुमा सकूं, जो मेरे साथ कदम से कदम बढ़ा सके, जो जचे तो सही यार। वो देखिए आपने, जैसे कि जूही चावला जो हीरोइन है और जूही चावला का पति, उन दोनों को देख लो। जूही चावला अपने पति के साथ खड़े नहीं होती है। अगर लोग उसका पति उसके साथ खड़ा है और कोई लोग फोटो खींच रहे हैं तो वो हाथ से ऐसे करते हुए मिलती है कि हट जा। या वो अपने पति के साथ कहीं जाती आती नहीं है क्योंकि उसका पति अधेड़ है, बुढ़ा है ना, बुरा सा लगता है और वो अभी थोड़ा ठीक ठाक सी लगती है, तो उसे अपने पति के साथ शर्म आती है। उन दिनों जाने क्यों शादी कर ली उसने, क्या हालात थे, क्या परिस्थिति थी या क्या मजबूरी थी। तो होती है ना वो चीज़ कि अपनी बीवी के साथ बाहर जाने में शर्म आ रही है, साली ठीक से नहीं चल रही है, साली बदबू आती है, साली खूबसूरत नहीं है यार, लोगों से क्या मिलाऊं, ये तो दुआ नहीं करेगी, सलाम नहीं करेगी, है ना, और ये तो ढंग से पहनावा भी अच्छा नहीं है, इसकी तो भाषा भी अच्छी नहीं है, इसकी तो बात भी अच्छी नहीं है। तो मेरे वो सारे अरमान, मेरा उन सबका क्या होगा और मेरी सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन का क्या होगा, मेरी सारी ज़िंदगी का क्या होगा? तो मैंने, अगर मैं इसको तलाक दे देता हूँ तो कम से कम मेरी दूसरी शादी होने की उम्मीद तो होगी। हो ना दोस्तों, शादी हो ना, लेकिन दूसरी शादी होने की उम्मीद, सिर्फ उम्मीद होगी, एक आशा होगी, एक होप होगी कि हो सकती है। मुझे मालूम है नहीं होगी, मुझे ये विश्वास हो चला था कि दूसरी शादी नहीं होगी, लेकिन मैंने ये भी सोच लिया था कि चाहे दूसरी शादी हो या ना हो, कम से कम उम्मीद तो होगी दूसरी शादी होने की, उस उम्मीद के साथ ही मैं जी लूंगा। लेकिन इसको हटा, ये हटेगी तभी तो दूसरी आने की उम्मीद होगी, इसके रहते दूसरी आने की उम्मीद नहीं होगी। तो मेरे सारे घर वालों का यही फैसला था कि इसको तलाक दे दी जाए। वो लड़की ठीक नहीं थी, बदचलन थी, यारबाज थी, काम नहीं जानती थी, मुझे खाना बना के नहीं दे सकती थी, वो गृहस्थी नहीं संभाल सकती थी, उसके ऊपर घर नहीं छोड़ा जा सकता था, वो तो अपनी बहनों को लुटा देती थी। घर की बातें अपनी माँ से कहना और अपनी माँ और अपने घर वालों की फीडबैक पे चलना, जैसा उसके घर वालों ने कह दिया समझा दिया उसको हमारे घर में आके लागू करना, यहाँ की सारी बात वहाँ बताना। मतलब क्या क्या बताऊँ मैं, क्या क्या बताऊँ अबू उसके। तो तलाक देने की सोची, उसके फादर को बुलाया, उसके फादर को बुला के बैठ के बात करी और ये सारी बात करी। उसके फादर ने कहा भाई ठीक है, ईद के बकरीद आने वाली थी, बकरीद के बाद तलाक ले लेंगे। ठीक है, मैं बहुत खुश कि यार बकरीद के बाद मेरी तलाक हो जाएगी, कम से कम मेरी अगली शादी होने की उम्मीद तो होगी। सिर्फ उम्मीद होगी, होगी नहीं। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो नशेड़ी की, एक तो जब वो कुंवारा होता है जब शादी होना मुश्किल होती है, ठीक है, और वो तलाकशुदा नशेड़ी हो कि इसकी पहले शादी हो चुकी है और मुश्किल हो जाती है, कुंवारेपन में नहीं होती, तलाकशुदा की तो और भी मुश्किल हो जाएगी। और बकरीद गुजर जाने के बाद में खबर आई कि तेरा तलाक नहीं हो पाएगा। है, मेरा तलाक नहीं हो पाएगा? शॉक्ड, आई एम शॉक्ड। मैंने जो सपने देखे थे कि हाँ मेरा तलाक हो जाएगा, दूसरी शादी होने की उम्मीद होगी, मेरा तलाक नहीं हो पाएगा। मैंने क्यों नहीं हो पाएगा? कि वो पेट से है, मेरा पेट से है। कि अगर वो पेट से है तो जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता, पैदा होकर दूध पीना नहीं छोड़ देता, जब तक कानूनन और शरीयतन तलाक नहीं हो पाएगी। मैंने लगभग कितना समय कि कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल के बाद अब तेरी
तलाक हो सकती है। वो भी हम कोशिश करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो बढ़ती चली जाएगी। ओ, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। 3 साल, मैंने 3 साल मेरी शादी, सपने ब्लॉक्ड। मैं 3 साल तक उम्मीद भी नहीं कर सकता कि मेरी दूसरी शादी होगी। अगर तलाक हो जाती तो कम से कम इन 3 सालों में मैं उम्मीद तो रख सकता था कि मेरी शादी हो सकती है कुछ ठीक ठाक लड़की से, तो थोड़ी सभ्य हो, घर परिवार, मुझे खाना वाना देने वाली, बढ़िया अपने घर गृहस्थी संभालने वाली, ईमानदार, अच्छे से अखलाक वाली। भाई साहब 3 साल तक मेरी शादी ब्लॉक्ड हो गई, मेरे अरमान ब्लॉक्ड हो गए। उन 3 सालों में मुझे ये पता चला कि अगर इसके बच्चा ना हो तो मेरी तलाक खुल सकती है, अगर बच्चा गर्भ में ही मर जाए, है ना, कुछ हो जाए तो मेरी तलाक खुल सकती है, या यही मर जाए तो मेरी तलाक खुल सकती है ना। तो उसके पेट में जो बच्चा था, ठीक है, मैंने उसको साफ़ करने के लिए अपने दोस्तों से बात भी करी, ठीक है। मैंने यार क्या करूं, अगर उसका बच्चा मैं साफ़ कर देता हूं कोई गोली वोली खिला के, तो बच्चे की वजह से तो तलाक रुक रही है ना। तो बच्चा ही साफ़ हो जाएगा तो फिर तलाक खुल जाएगी। तो हमने ये बैठ कर के बातें करी और उसने एक दवाई का नाम बताया, वो दवाई मैंने ख़रीद ली। 350 रुपये की गोली थी वो, केमिस्ट से मैंने ख़रीद ली। केमिस्ट वाला उसका जानने वाला था, उसने दे दी, और वो दवाई मैंने ले ली। और मैंने ये सोच लिया था कि किसी दिन उसको घर बुला करके कि चल छोड़ कोई बात नहीं, तू घर आ जा, है ना। एक दिन के लिए उसको घर बुला करके, यहीं पास में रहती थी, और किसी तरह से उसको वो गोली खिला दूँगा, ठीक है। और गोली खाने के बाद में उसके पीरियड आएंगे और पानी गिरेगा और ब्लड कटेगा और वो बच्चा साफ़ हो जाएगा। तो एक तरफ तो मैंने वो दवाई ख़रीद ली, यानी जुर्म, अपराध, गुनाह करने के लिए मैंने सोच ली। दूसरी तरफ जो मेरा अध्यात्म था, मेरा ज़मीर था, जो मेरी आध्यात्मिकता थी, है ना, वो कह रही है कि ये गलत है। एक तरफ मेरी मजबूरी कह रही है कर ले, खिला दे उसको गोली बुला करके, देखा जाएगा। दूसरी तरफ मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा है, कह रहा है कि नहीं, ये गुनाह है, ये हत्या है, ये गलत है, ऐसा करके तू ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा, ऐसा करके इस गिल्ट के साथ तू जी नहीं पाएगा। और मैं समझता था, मैं जानता था कि मैं कोई भी काम अगर ऐसा कर लूँ तो मैं उस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता, इसलिए मेरे को वो काम नहीं करना है। और जिसमें कि हत्या, एक बच्चे की हत्या गर्भ में, ये तो बिल्कुल ही बहुत मोटा पाप होगा। इस पाप के साथ तो मैं नहीं जी पाऊंगा, मेरा तो रिलैप्स हो जाएगा, मैं तो नशा कर लूंगा इन गिल्टों में। और अगर मैं नशा नहीं भी करूंगा तो रह रह कर मुझे ये ख्याल सताएगा, रह रह कर मुझे रातों को ये ख्याल जगाएगा, रह रह कर मुझे ये ख्याल चलते फिरते परेशान करेगा ना। मुझे खौफ खुदा आएगा, है ना, मुझे डर लगेगा, और मुझे मेरा जीवन नरक बन जाएगा, है ना, इस तरह का काम करने के बाद में। एक तरफ मेरी मजबूरी, विवशता कह रही है कि कर ले, दूसरी तरफ मेरा ज़मीर, है ना, और मेरे क्या नाम है वो, मेरा दिल, है ना, कह रहा है कि नहीं ये गलत है। तो इन दोनों में से मैंने किसको चुना। एक तरफ मेरी मजबूरी का तकाजा, मेरी तड़प कि तलाक हो जाएगी, मेरी तलाक ब्लॉक है। दूसरी तरफ मेरा ज़मीर कि मैं ज़िंदगी भर जी नहीं पाऊंगा। तो मैंने इन दोनों में से अपने ज़मीर की आवाज़ को सुना, और उसको वो गोली खिला के बच्चा साफ़ करने की मैंने छोड़ दी। मैंने, मेरे मालिक, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम करके अपनी विजय नहीं पा सकता, इस गिल्ट के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं इतना परेशान हो गया था, नशा मेरी चारों तरफ घूम रहा था, मैं इतना विवश महसूस कर रहा था कि मैं उसका खून कर दूं, मैं उसका मर्डर करा दूं। मेरे घर का एक सदस्य, और उसको भी यही विचार चल रहे थे कि वो उसके बाप का मर्डर करा दे, जो इतना कंजर का तोखम निकला, जिसने अपनी खराब बेटी हमें थोप दी, हमें नहीं बताया। हमने सोचा कि नमाजी परहेजगार है, झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा हमारी लड़की बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है। बाद में उसकी लड़की कैसी है ये खुलासा हुआ। हमारे बाप ने रिश्ता सिर्फ उसकी जुबान के ऊपर कि वो 5 वक्त का नमाजी था, इस बिना पर कुछ नहीं सोचा कि नमाजी बंदा 5 टाइम का क्या झूठ बोलेगा। लेकिन दोस्तों, जहाँ शादी ब्याह का मामला हो, या बहुत ही कुछ ऐसा मसला हो, वहाँ पे कोई नमाजी हो, परहेजगार हो, पंडित हो, मौलवी हो, दोस्तों उसकी बात का यकीन नहीं करना, उसका यकीन नहीं करना। खुद से जांच पड़ताल करना। ये नहीं सोचना कि वो पंडित जी है वो क्या झूठ बोलेंगे, वो मौलवी है वो क्या झूठ बोलेंगे, वो नमाजी है वो पूजा पाठ करने वाला वो क्या झूठ बोलेगा। झूठ बोलेगा, वो बोल सकता है झूठ। हर नमाजी मोमिन नहीं होता, हर नमाजी मोमिन नहीं होता।
और हर सच्चा सादिक नहीं होता। दोस्तों, खुद भी जांच पड़ताल करनी है। मैं क्या करूं? मैं विवश ना खून कर सकता, ना मर्डर कर सकता, ना बच्चा मार सकता, क्या करूं? ठीक है, मैं बड़ा परेशान। मेरी रोटियां, खाना पीना, प्यास, नींद सब बंद हो गया। मैं सूखने लगा, मैं परेशान रहने लगा। तो मैंने, मालिक क्या करूं? मैंने अपने पापा से कहा, मैंने कि पापा मैं सेंटर जा रहा हूँ। और मेरे पापा ने कहा कि ठीक है चला जा। मेरे पापा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मत जा, यहाँ पे कौन संभालेगा, काम कौन संभालेगा यहाँ पर। उन्होंने कहा सेंटर जा रहे, ठीक है चला जा, यहाँ मैं देख लूंगा। मैं जानता था कि वो ये बात क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ मैं देख लूंगा, तू जा, क्योंकि उन्हें मेरे चेहरे पे दिखाई दे रहा था ये परेशान है। अगर ये सेंटर रहेगा तो ये अच्छा महसूस करेगा, वहाँ पे ये खुश रहता है, अपने ही जैसे लोग। क्योंकि जब जब भी मैं सेंटर रहता था और घर आता था तो मैं खुश मिजाज और सेहतमंद होकर आता था घर पे। महीना में जब भी चक्कर मारता था तो वही जानते थे कि यहाँ पर ये परेशान रहता है, खाना भी नहीं खा रहा है ना, कम से कम ये अपने जैसे लोगों में रहेगा तो कुछ ठीक रहेगा। मैं जानता था कि मेरे बाप ने मुझे जानबूझ के कहा है कि मैं यहाँ में संभाल लूंगा, लेकिन मैं जानता था कि वो यहाँ नहीं संभाल पाएगा। घर भी वो संभाले, काम भी वो संभाले, जो कि उसने मेरे लिए कराया है, वो नहीं संभाल पाएगा। लेकिन उसने सिर्फ मेरी खुशी के लिए कहा कि तू जा, यहाँ मैं संभाल लूंगा। अब सेंटर जाकर मुझे ये गिल्ट सताता था कि मेरे बाप ने मुझे कह तो दिया तू चला जा, मुझे इजाज़त तो मिल गई है, परमिशन, लेकिन इस परमिशन के पीछे जो राज है वो मैं जानता हूँ। मैं वो चीज़ शेयर करने लगा। मैंने भाई ऐसे बातें एक थे, मैंने कि मुझे ये गिल्ट सताता है कि मेरे बाप ने मुझे परमिशन तो दे दी यहाँ आने की, सेंटर आने की, लेकिन मैं जानता हूँ वो नहीं संभाल पा रहा होगा कारोबार, घर भी संभाले, फिर उन्हें 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है ना, बिरादरी में भी जाना आना होता है, और भी 50 काम है, और फिर कारोबार भी संभाले। तो मैंने कि ये सब मैनेज वो नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूँ कारोबार अकेले नहीं संभाल पाते, वो मैं नहीं संभाल पाता तो वो क्या संभाल पाएंगे, है ना। मैंने कि मेरा डबल माइंड हो रहा है। मैं क्लास लेता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ, यानी जितनी देर में क्लास लेता हूँ उतनी देर में भूला हुआ होता हूँ सब कुछ, और जब मेरी क्लास खत्म होती है, मैं बैठता हूँ तो मुझे ये चीज़ याद आने लग जाती है, अपने बाप का बलिदान, है ना। तो इधर मेरी माँ मुझे फ़ोन करके कहती थी कि बेटा तू जो है अपने घर ही आ जा, और पापा से ये काम संभाला नहीं जा रहा है, घर भी, बिरादरी भी और कारोबार भी, तू ऐसा कर छोड़ और घर आ जा। तो मेरे और ट्रिपल माइंड हो जाते थे कि जैसा मैं सोच रहा था वो सही सोच रहा था, मेरे पापा से संभल नहीं रहा है। तो मैंने क्या करूं यार, अगर मैं घर जाता हूं तो मैं वही परेशानी झेलनी पड़ेगी, मुझे दर्दों में, दुखों में, परेशानियों में रहना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने पिता को या घर वालों को इस तरह से भी नहीं देख सकता था कि वो अकेले कारोबार संभालें, घर भी संभालें। तो मैं वो सब छोड़ छाड़ के आ गया और फिर कारोबार पे मैं जाने लगा, है ना। आधे दिन वो और आधे दिन मैं, और मैं बुझा बुझा रहने लगा, ठीक है। मीटिंग करने लगा, प्रार्थना करने लगा, धीरे 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 धीरे। मैंने मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं सेंटर चला गया। अगर मैं सेंटर नहीं जाता तो मैं सूख सूख के मर जाता। तो थोड़ा सा मैं उभर गया था, वापस आके फिर अपने मीटिंग करना, मीटिंग नहीं छोड़ी, शेयरिंग नहीं छोड़ी, मीटिंगों का दामन नहीं छोड़ा, है ना, शेयरिंग नहीं छोड़ी, और प्रार्थना नहीं छोड़ी, है ना, मदद मांगना नहीं छोड़ा कि मेरे मालिक आसानी से तलाक हो जाए, जल्दी से तलाक हो जाए, ये छूट जाए। मन्नत मानी, मन्नत मानी, ना, दुआएं करी, नमाजों में दुआएं करी, चलते फिरते दुआएं करी। मेरे घर वालों ने मन्नत मांग रखी थी, सब ने मन्नत मांग रखी थी कि ये तलाक हो जाए, है ना। इस तलाक को लेके सब बहुत परेशान थे, मैं भी बहुत परेशान था, सब बहुत, पिता भी बहुत परेशान था। हार करके जब एक दिन ये तलाक हुआ, है ना, तो उनको ढेरों पैसा दिया गया और ये कहा गया कि 18 साल के बाद बच्चे का दादा की प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, और बच्चे का 18 साल तक का खर्चा आप दो। तो ये ढेर सारे रुपये दिए उसको। उन्होंने कहा भी बच्चा हम रखेंगे। हमने कहा कोई नहीं, बच्चा तुम रखो, हमें नहीं चाहिए बच्चा। दूध पीते बच्चे को रखकर भी हम क्या करेंगे, उस बच्चे को रखकर कि जिससे हमें कोई प्यार ही नहीं है, जिसके मतलब होने पर मुझे ये शक है कि ये मेरा भी है या किसी और का भी है, क्योंकि वो बच्चा लंबी थी, है ना। तो ये शक रहते हुए उस बच्चे से आज भी प्यार नहीं है। और भाई ठीक है, बच्चा भी तुम रख लो, ये लो पैसे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तलाक हुई, तलाक होके हम अपने घर, उनका सामान उनको वापस कर दिया, बच्चा उसको दे दिया। अब ये डर लगा रहा कि भाई 18 साल के बाद वो फिर से पंजे मारेंगे और फिर से पैसा मांगेंगे, है ना, क्योंकि वो नीच लोग हैं। अब ये डर सताने लगा, तो मैं कहने लगा कि मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना, है ना, कानूनी तौर पर ये दिखा देना कि हमने इसे बेदखल कर दिया। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो वो मुझसे मांगेंगे क्या, जब मेरा किसी प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं है, ना कोई घर बार है, तो वो बिल क्लेम ही क्या करेंगे। तो मैंने ऐसे कर देना 18 साल के बाद, मेरे लात मार देना सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर, है ना। मैं दूसरों के यहाँ रहने लगूंगा, मैं बहन के यहाँ रहने लगूंगा, मैं कहीं और रहने लगूंगा, मुझे ठस्से में खर्चा पानी देते रहना और मैं रहता रहूँगा, लेकिन इनको कुछ नहीं देना, इनको कुछ नहीं देना।
चाहे मैं बेगानों वाली जिंदगी गुजर बसर कर लूं, लेकिन इन कमीनों को कुछ नहीं देना। ये बड़े बदतमीज हैं, ये 18 साल के बाद फिर पंजा मारेंगे। 18 साल के बाद, ये 18 साल का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फिर आएंगे, ये लाओ दो प्रॉपर्टी में से हिस्सा दो, है ना। उन्होंने कहा, महिला सेल वालों ने, कि अगर लड़की की शादी हो जाती है तब आपसे कोई हिस्सा नहीं मांगा जाएगा। अगर शादी नहीं होती है इन 18 सालों में तो ऐसा होगा। लेकिन लड़की की शादी हो गई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, लड़की को जीवन साथी मिल गया। मैंने भी ये दुआ करी, मैंने, मेरे मालिक वो अपने दूसरे पति के साथ खुश रहे, ठीक रहे, ऐसी कोई परेशानी ना हुई। और मेरे साथ रहकर जो उसने सीखा होगा, जो उसने दिमाग चलाया, है ना, और जिन चीज़ों की वजह से मैंने उसे तलाक दी, वो उन चीज़ों के प्रति अपने दूसरे पति के साथ जागरूक रहे, पति के साथ अच्छे से रहे, भूल जाए अपने पिछले दिनों को, ठीक रहे। और जो हुआ उसमें मेरी भी गलती थी, जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी मेरी गलती थी, मैं ही जल्दबाज था। अगर मैं मना कर देता तो ये शादी होती ही नहीं, समझे, ये शादी होती ही नहीं। दोस्तों, इस तरह से मेरे साथ हुआ। बहुत कुछ जो मैं बताने से रह गया हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। धन्यवाद।